सभी को नमस्कार। वाद और संवाद की भारतीय परंपराएं, इस शीर्षक से मेरी यह पुस्तक अभी अभी छप करके आई है। कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक महाराष्ट्र के द्वारा अपनी रजत जयंती ग्रंथमाला के अंतर्गत इसको प्रकाशित किया गया है। वाद और संवाद की परंपराओं पर पिछले कुछ वर्षों से मैं काम करता आ रहा हूँ, बोलता भी आ रहा हूँ और लिखता भी आ रहा हूँ। पुस्तकों के द्वारा या लेखों के द्वारा तथा वक्तव्यों के द्वारा इस विषय पर मैंने चर्चाएं उठाई हैं। यह एक ऐसा विषय है जिस पर बात की जानी चाहिए। इस पुस्तक के बारे में विशेष कुछ न कहकर मैं इस पुस्तक की भूमिका से किंचित अंश पढ़ूंगा और इस पुस्तक के 12 अध्यायों का अत्यंत संक्षेप में वर्णन करने का प्रयास करूंगा। भूमिका में कहा है, प्रस्तुत पुस्तक में वाद शब्द का प्रयोग ऐसी रचनात्मक चर्चा तथा बहस के अर्थ में किया गया है जिसकी परिणति संवाद में हो। 19वीं और 20वीं शताब्दियों में संस्कृत के पंडित समाज में ऐसी बहस के लिए शास्त्रार्थ शब्द का प्रचलन हुआ। इसके पहले बहस या वाद के लिए शास्त्रार्थ शब्द हमारी परंपरा में प्रयोग में नहीं आया। शास्त्रार्थ का मूल अर्थ शास्त्र का अर्थ या शास्त्र पर आधारित चर्चा है। इस अर्थ में यह न्याय दर्शन में जिसे कथा कहा गया है उसका पर्याय हो जाता है, पर व्यवहार में शास्त्रार्थ का अर्थ सीमित होकर केवल बौद्धिक बहस ही लिया जाने लगा, जो वाद की व्यापक अवधारणा का बहुत सीमित रूप है। फिर भी वाद कहें या शास्त्रार्थ, दोनों में खुली पारदर्शी बौद्धिक चर्चा और बहस अवश्य होती है, और यह दो या दो से अधिक वादियों और प्रतिवादियों के बीच उनकी प्रत्यक्ष या परोक्ष उपस्थिति में उनके बीच वाचिक, लिखित या मुद्रित या अन्य माध्यम से घटित होती है। इस चर्चा या बहस का विषय धर्म या दर्शन ही हो यह आवश्यक नहीं है। वह धर्मशास्त्र या कानून के किसी मसले पर भी हो सकती है या समाज शास्त्र अथवा विज्ञान आदि से संबंधित हो सकती है। यह बहस आमंत्रित और पूर्व नियोजित हो सकती है या कभी यह किसी अप्रत्याशित या आकस्मिक रूप से किसी आपवादिक, असामान्य या दारुण परिस्थिति में सहसा करनी पड़ती है। साहित्य शास्त्र और नाट्यशास्त्र का अध्येता होने के कारण मेरा ध्यान शास्त्रों की परंपरा में होने वाले वादों और संवादों पर जाता रहा है। मेरे मन में यह प्रश्न रहा है कि वाद और संवाद के संबंध में न्याय आदि दर्शनों में जो लक्षण और कोटियां बताई गई हैं, उनका विनियोग इतर शास्त्रों में उठाए गए वादों या उनमें हुए संवादों पर किस सीमा तक किया जा सकता है। इस दृष्टि से मैंने वाद शास्त्र का अध्ययन करने का प्रयास किया और शिमला के भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में फेलो के रूप में इसी विषय को अपनी शोध योजना के लिए चुना। इस योजना में मेरे द्वारा शिमला में रहते हुए 2014-15 में संपन्न कार्य को वाद इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, स्टडीज इन डिबेट्स, डायलॉग्स एंड डिस्कशंस इन इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस, इस शीर्षक से ग्रंथ के रूप में भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान की ओर से 2016 में प्रकाशित किया गया। इस ग्रंथ को देश और विदेश के बौद्धिक जगत में व्यापक सराहना मिली। इस ग्रंथ में मेरा ध्यान भारतीय समाज, साहित्य और दर्शनों में वाद की व्यवहार्यता पर विशेष रूप से केंद्रित रहा। इस विषय पर आगे अध्ययन करते हुए मुझे यह लगा कि केवल वाद शास्त्र तक ही सीमित
रह जाना उचित नहीं है और संवाद शास्त्र पर भी बात की जानी चाहिए। कुछ वर्ष पूर्व मुझे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारत अध्ययन केंद्र ने व्याख्यानों के लिए आमंत्रित किया और वहां मैंने संवाद की भारतीय परंपराओं पर 3 व्याख्यान दिए। भोपाल के भारत भवन में भी संवादोपनिषद नाम से मेरा एक व्याख्यान आयोजित किया गया। बाद में भारत अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने मेरे व्याख्यानों को पुस्तकाकार प्रकाशित भी किया तथा इस विषय पर मेरा एक लंबा लेख प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र ने अपने संपादन में निकलने वाली शोध पत्रिका में प्रकाशित किया। प्रस्तुत पुस्तक में मेरी उक्त पुस्तकों और लेखों तथा भाषणों में किए गए विमर्श को समाहित करते हुए वाद और संवाद की भारतीय परंपराओं पर एक सर्वांगीण विवेचन करने का प्रयास किया गया है। इतनी बातें भूमिका में जो मैंने की हैं उसमें से कुछ बातें मैंने प्रस्तुत की। अध्यायानुसार इस पुस्तक में पहले अध्याय में वाद और संवाद की पृष्ठभूमि स्पष्ट की गई है और वैदिक काल में वाद और संवाद किस रूप में होते थे। ब्रह्मोद्य एक बड़ी संस्था थी जिसमें उस काल के ज्ञानी जन दार्शनिक लोग बहस करते थे, संवाद करते थे, परस्पर विमर्श करते थे और दर्शन शास्त्र का विकास अत्यंत प्राचीन काल में ब्रह्मोद्य की संस्था के द्वारा किस प्रकार हुआ, यह हम इस अध्याय के विवेचन में देखते हैं। दूसरा अध्याय वादशास्त्र तथा संवाद शास्त्र की सैद्धांतिकी और उसके मूल स्रोतों पर केंद्रित है। न्याय दर्शन में तथा अन्य दर्शन शास्त्रों में चरक संहिता जैसे अनेक ग्रंथों में वादशास्त्र की जो थ्योरी या सैद्धांतिकी बताई गई है वह इस विषय पर एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विवेचन है और भारत की विश्व को यह एक अनोखी देन है। बहस को लेकर जितनी बहस हमारे यहाँ की गई संस्कृत भाषा के ग्रंथों में, वादशास्त्र के ग्रंथों में, उतनी विश्व की किसी अन्य भाषा में नहीं की गई और संवाद को लेकर भी जितना विचार विमर्श हमारे यहाँ हुआ वह बहुत ही महत्वपूर्ण विवेचन है। अतएव यह विश्व की विचार परंपराओं को भारत की एक अनोखी देन कही जानी चाहिए कि हमने बहस करने के तरीकों पर, उसके सिद्धांतों पर बहुत सूक्ष्म विशद चर्चाएं की और अनेक ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए। तो वाद की सैद्धांतिकी, वादशास्त्र की सैद्धांतिकी, वादशास्त्र अपने आप में एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय हो सकता है। जब हम आज भारतीय ज्ञान मीमांसा पर चर्चा करते हैं और इंडियन नॉलेज सिस्टम्स पर बहुत बातें करते हैं तो अनेक ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को हम छोड़ देते हैं और उन ग्रंथों को छोड़ देते हैं जिनमें कि विश्व की विचार परंपराओं को अनोखी देन भारत की है। तो उन सब का परिचय इस दूसरे अध्याय में दिया गया है। तीसरे अध्याय में भारत में वाद और संवाद की परंपरा पर एक ऐतिहासिक दृष्टि से विचार किया गया है और वाद और संवाद की जो पूरी परंपरा है, उसका इतिहास है, उसको 4 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। इस दृष्टि से पिछले लगभग 5000 वर्षों का जो भारत में वाद और संवाद का इतिहास है उस पर यहाँ विचार किया गया है। चौथे अध्याय में वाद, विवाद और संवाद तथा संवाद की परंपराएं शीर्षक के अंतर्गत वाद और विवाद में क्या अंतर है और वाद कैसे संवाद में परिणत हो जाता है और होना ही चाहिए। जो सच्ची बहस है वह कहीं न कहीं संवाद को जन्म देती है, नहीं तो केवल विवाद बन करके रह जाती है, तो सच्चा वाद नहीं होता। और संवाद की कितनी परंपराएं हमारे देश में प्रचलित रही हैं, इस पर भी बात इसमें की गई है। 5वें अध्याय में वाद ग्रंथ और संवाद ग्रंथ, अनेक ग्रंथ वाद के शास्त्र को या सिद्धांतों को लेकर लिखे गए। कई ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें कि किसी विशेष विषय पर प्रखर चिंतन के साथ बौद्धिक बहस की गई है। प्रकरण ग्रंथों में अनेक अन्य शास्त्रों को पूर्व पक्ष के रूप में रख करके और पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष का जो संवाद है और बहस है उसको प्रस्तुत किया गया है। और अनेक ऐसे ग्रंथ हैं जो कि इतर शास्त्र परंपराओं से संवाद करते हैं।
योग वशिष्ठ है, मिलिंद पन्हो है, ये अपने आप में बहुत माननीय महनीय संवाद ग्रंथ हैं। रामायण और महाभारत भी संवाद ग्रंथ हैं, क्योंकि ये समाज से संवाद करते हैं, इनके पात्र आपस में संवाद करते हैं। पूरा का पूरा जो इनका संरचनात्मक कलेवर है, वह संवादों के द्वारा निर्मित हुआ है। इसलिए वाद की परंपराएं, संवाद की परंपराएं हमारे साहित्य के संदर्भ में, शास्त्र परंपरा के संदर्भ में बहुत महत्व रखती हैं, तथा वाद ग्रंथ और संवाद ग्रंथ कितने कितने प्रकार के हमारे यहाँ लिखे गए, इस पर इस अध्याय में, 5वें अध्याय में विचार किया गया है। छठा अध्याय वाद और संवाद के प्रकारों पर है। कई दृष्टियों से हम कई कोटियां वाद और संवाद की बना सकते हैं, इस पर विचार इसमें किया गया है। 7वें अध्याय में बहुभाषिकता और संवाद को लेकर के विमर्श है। हमारा देश सदैव एक बहुभाषिक देश रहा है, और यहाँ जो अगणित भाषाएं अनादिकाल से, अति प्राचीन काल से प्रचलित रही हैं, उनमें भाषिक संवाद, भाषाओं के स्तर पर परस्पर संवाद, शब्दावली का, मुहावरों का, वाक्यावली का आदान प्रदान तो होता ही रहा, लेकिन उन भाषाओं के माध्यम से साहित्य की विधाओं में संवाद होता रहा, विचार परंपराओं में संवाद होता रहा। बहुभाषिकता एक ऐसी स्थिति है जिसने कि इस देश को संवादों का देश बनाने में बड़ी सहायता की है, और उस पर यहाँ विचार किया गया है। 8वें अध्याय में वैश्विक संवाद के स्वरूप पर विचार किया गया है, और कैसे वैश्विक संवाद संभव है, ग्लोबल डायलॉग क्या संभव है, अभी भी संभव है, और किन किन उपादानों से, किन किन परिस्थितियों से और किस प्रकार की रणनीति के द्वारा एक वैश्विक संवाद निर्मित किया जा सकता है, इस पर इसमें विचार किया गया है। 9वें अध्याय में साहित्य की संवाद प्रणाली, हृदय संवाद, वस्तु संवाद तथा साक्ष्य, इस शीर्षक से साहित्य की परंपराओं में संवाद, कृतियों में, रचनाओं में परस्पर संवाद, एक कवि की कई कृतियां हैं तो उनमें परस्पर संवाद, और किस तरह से वो सारी कृतियां मिलकर के एक महावाक्य उस महान कवि की रचनाएं बनाती हैं। उन सब में एक तानता हो सकती है, एक यूनिटरी डिजाइन हो सकती है, उससे वे एक दूसरे से संवाद कर सकती हैं। ये और किस प्रकार से संवाद जो है वह विचार परंपराओं को परिपुष्ट करता है, शास्त्र परंपराओं को परिपुष्ट करता है, वही साहित्य परंपराओं को भी सींचता है, परिपुष्ट करता है। इस पर इसमें विचार किया गया है। और साहित्य का व्यक्ति से संवाद, व्यक्ति मन से संवाद, आंतरिक संवाद किस तरह से होता है, इस पर भी इसमें विचार किया गया है। 10वें अध्याय में वादशील मानस और संवादशील मानस, इस शीर्षक के अंतर्गत वादी पुरुष और संवादी पुरुष बहुत अधिक प्रखर चिंतक कई बार बहस अधिक करते हैं, और संवाद उसमें अंतर्निहित हो सकता है, या कई बार आपाततः संवाद होता हुआ नहीं लगता। वो वाद पुरुष हो सकते हैं, ऐसे पुरुष, और कई ऐसे पुरुष, ऐसी विभूतियां हो सकते हैं, ऐसे व्यक्तित्व हो सकते हैं जो कि संवाद को जन्म देते हैं, अपने थोड़े से कहने में संवाद को जन्म देते हैं, चुप रहकर भी वे संवाद को जन्म देते हैं। तो कैसे कोई मानस संवादशील मानस बनता है, यह बहुत ही विचारणीय विषय है, क्योंकि संवाद टूट रहा है विश्व में, और संवादों की, संवादशीलता की, संवाद की बहुत आवश्यकता है। तो इस पुस्तक का एक ध्येय यह भी है कि कैसे हम विश्व में, समाज में, परिवार में, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में, कुटुंब के बीच में, समाज के बीच में, समूह के बीच में, देशों के बीच में संवाद की स्थितियां निर्मित करें। उसी में समाज की मुक्ति है। उसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय, संवाद के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय समाज की, विश्व की मुक्ति और कल्याण के लिए नहीं है। 11वां अध्याय वाद और संवाद में स्त्रियां, इस शीर्षक से है, और उसमें अनेक ऐसी महिलाएं हमारे देश में हुई जिन्होंने वाद और संवाद की परंपराओं को अद्भुत और अनोखा योगदान दिया है। उस पर कुछ चर्चा इसमें की गई है। 12वें अध्याय में विवादार्णव में सेतु, संवाद की संभावनाएं, इस शीर्षक के अंतर्गत आधुनिक काल में वाद और संवाद की क्या संभावनाएं हैं, और किस दिशा में कितने प्रकार के वाद
19वीं 20वीं शताब्दियों में होते रहे हैं, किस तरह की बहसें उठाई जाती रही हैं और क्या भविष्यवाद की परंपराओं का वाद की परंपराएं संवाद की परंपराओं का इस देश के भवितव्य के निर्माण में क्या अवदान हो सकता है, इस पर इसमें विचार किया गया है। 12 अध्यायों में इस पुस्तक में वाद वाद शास्त्र और संवाद शास्त्र की एक रूपरेखा सैद्धांतिक रूपरेखा बनाने का प्रयास किया गया है और उसके एक इतिहास को भी निरूपित करने का प्रयास किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।